एक दफ़ा मुस्तफ़ा के दोस्त भागते हुए आए कि फलां के पास मुस्तफ़ा कच्चे में है और उसके दांत वांत तोड़ दिए, उसको बहुत मारा है। मुस्तफ़ा को आइडिया था अरमगान उसको हंट कर रहा है। आई एम सॉरी, इमोजी कांट बी द रीज़न। जुमा की एक कहानी चल रही है, उसकी की हुई हरकत पे मेरा बेटा कत्ल हुआ। 30 दिसंबर का मुस्तफ़ा का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है जिसमें क्या किसी से उसका रिलेशनशिप वगैरह था? दुनिया को नहीं पता चला, कराची पूरा ढूंढ रहा था, पुलिस सब ढूंढ रही थी। 14 तारीख को वो मैसेज करके बता रही है कि मुस्तफ़ा इज़ डेड। ये तो बाद में पता चला कि ये किसी को कह रही है कि मुस्तफ़ा को उठवा दो, किसी एक आध लड़के है वो भी मिसिंग है। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये सारे का सारा एक गैंग था। मैं मुस्तफ़ा के लिए कोई जस्टिफिकेशन या कोई क्लैरिटी देने नहीं आई। क्या दुनिया जान सकेगी कि मुस्तफ़ा की जान जाने की आखिर वजह क्या थी? मैं काफ़ी श्योर हूँ ये जो स्टोरी ये लोग दे रहे हैं, ये स्टोरी वो नहीं है, रिकवर नहीं हुई। अगर वो हो जाती ना, ये सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। साल रवां के आगाज़ में 6 जनवरी को कराची में एक ऐसा सान्या पेश आया जिसमें एक नौजवान मुस्तफ़ा आमिर अपने ही साथियों की हाथों हलाक भी हुआ, कत्ल हुआ, और जिस बहीमाना अंदाज में, जिस सिफाकाना अंदाज में उसको कत्ल किया गया, वो एक अजीब रूह फरसा कहानी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस मकतूल, नौजवान मकतूल की वालदा मोहतरमा वजिया आमिर साहिबा। वजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। आप ये फरमा दीजिए कि ये 6 जनवरी से पहले कोई इस तरह के शवाहिद थे कि आपका बेटा जो है मौत के मुंह में जा रहा है? नहीं, इस तरह से तो नहीं था। ये कुछ भी सब जो है मुझे पता मुस्तफ़ा के जाने के बाद ही सामने आया। उससे पहले इस चीज़ का कोई मुझे गुमान नहीं था, कोई मुझे इंट्यूशन नहीं थी या कोई इन्फॉर्मेशन थी कि कोई इस तरह का किसी के साथ इसका झगड़ा चल रहा हो। अच्छा वजिया साहिबा, मुस्तफ़ा की रूटीन क्या थी? मुस्तफ़ा करता क्या था? उसके दोस्त कौन कौन थे? किससे मिलता था? उसकी लाइफ में चल क्या रहा था कि ये अचानक से ऐसे हालात बने? अरमगान का और मुस्तफ़ा का कब से ताल्लुक़ है? जी, ये जो मेरे मुस्तफ़ा के ये हादसा होने के बाद जब मैंने बहुत सारी इधर उधर से चीज़ें इकट्ठी करना शुरू की तो यही पता चला कि मुस्तफ़ा इसको 2023 दिसंबर से जानता है और ऑन एंड ऑफ इनकी मुलाकात होती रहती है सोशल गैदरिंग्स में। आज ही में मुस्तफ़ा के बहुत सारी चीज़ें जब अकाउंट्स में से रिकवर होना शुरू हुई, जैसे गूगल फ़ोटोज़ वगैरह में से स्क्रीनशॉट्स वगैरह बहुत सारे रिकवर हुए, तो उसमें एक 30 दिसंबर का मुस्तफ़ा का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है जिसमें अरमगान मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा है और उसको जैसे उसके फादर की पोस्ट का कि जी प्रिंसिपल अप्रेज़र भी तुमको नहीं बचा सकेगा, इस तरह का एक स्क्रीनशॉट निकला है। तो जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनकी जो है काफ़ी अरसे से ही लड़ाई होगी, कोई बहसबाजी चल रही होगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो वो उसको भी न्यू ईयर पे भी जो बुलाते रहे और वो नहीं गया, शायद उसको पता था कि ये क्या चाहता है या क्या नहीं चाहता है। इसी तरह 5 तारीख के भी एक स्क्रीनशॉट है जिसमें इसकी अनलिमिटेड मिस्ड कॉल्स, मिस्ड वीडियो कॉल्स वगैरह हैं जो मुस्तफ़ा ने स्क्रीनशॉट उसी की गूगल फ़ोटोज़ में से रिकवर हुआ। तो ऑफ कोर्स ही वाज अवॉइडिंग हिम, अरमगान को वो अवॉइड कर रहा था प्रॉबेबली इसीलिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है मुस्तफ़ा के क्लोज़ फ्रेंड्स को भी नहीं पता हैं, लेकिन सबको शक उस अरमगान पे इसीलिए था क्योंकि इनका शायद झगड़ा चल ही रहा था। उसके अलावा तो जो सारे राज या जो बातें हैं, इफ्स एंड बट्स, वो मुस्तफ़ा के साथ ही चले गए अनफॉर्चुनेटली। 6 जनवरी को आखिर हुआ क्या था? मुस्तफ़ा घर क्या कहकर गया? आपको क्या बताया? आपको कब पता चला कि मुस्तफ़ा जो है वो किसी मुश्किल में फंस गया है? मुस्तफ़ा जी वही 6:40 वो एक रूटीन से निकलता है क्योंकि मुस्तफ़ा वॉज नॉट ड्रेस्ड अप प्रॉपरली, ही वॉज इन हिज नाइट सूट पजामा, हुडी उसने सर्दियाँ थी तो पहनी हुई थी। वो निकला है, रूटीन में निकला है। मुझे यही लगा था कि 10-15 मिनट में, 20 मिनट में आ जाएगा। तो जब 6:40 के बाद 7:55 पे उसको पहला कॉल हुआ था कि बिकॉज़ मुझे था कि
एक्चुअली इसके ना बहुत क्लोज फ्रेंड को जब उसने इसको 7:55 पे पहला कॉल किया था, और ड्यूरिंग दिस टाइम मेरे छोटे बेटे की बात 7:10 पे इससे हुई थी। तो उसने बताया था, क्योंकि जब 8 साढ़े 8 हो गए और मुस्तफ़ा का नहीं पता चल रहा, बाय 9:30 आई गॉट पैनिक्ड। मैंने सबसे पूछा था, जिसमें 7:10 पे मुझे मेरे बेटे ने बताया कि उसकी बात हुई थी, 7:55 पे इसके दोस्त ने बताया कि जी मैंने फ़ोन किया, उसका तब से फ़ोन बंद है। तो दैट मीन्स कि अगर वो 6:40 पे निकला है घर से और बाय 7 भी अगर वो पहुंचा है, तो 7:55 तक जो है उसका फ़ोन बंद हो चुका हुआ था। और मैं 9:30 बजे से जो है इस सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन में हम लोग आ गए हुए थे कि मुस्तफ़ा का फ़ोन ऐसे जो है वो बंद नहीं होता है, हमेशा वो राब्ते में रहता है। अगर मुझसे नहीं रहता तो अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के राब्ते में अगर होता है, उसका कोई फ़ोन के सिग्नल्स का मसला होता है। उसका सिम वाला फ़ोन भी बंद था, जो गाड़ी में उसके नोकिया फ़ोन सपोजिटली सब कहते हैं जो मैंने छुपा के रखा हुआ था, वो छुपा के नहीं रखा हुआ था, वो सामने उसके इस्तेमाल में था। आई हैव प्रूफ फॉर दैट कि तस्वीर दिखा दूँ कि वो 2 फ़ोन इस्तेमाल करता था। एनीवेज उसका वो फ़ोन बंद था, उसका दूसरा वाला फ़ोन बंद था, दोनों फ़ोन ही बंद आ रहे थे। फिर पैनिक सिचुएशन थी हमारे लिए वो। वजिया ये बताएं कि आपने माशाल्लाह बड़ी जो है तसलसल के साथ जो जद्दोजहद की है और इस केस को यहाँ तक लेके आई हैं। आप ये बताएं कि आपके बेटे के कत्ल का वजह अन्नाद जो है वो क्या दोस्तों की बैठक है, लड़कियों का मामला है, वीड की जो नशे की आदत थी वो है, या कोई दौलत का नशा था, या दौलत का लेन देन कुछ रकूम का, फंड्स का, वजह क्या बनी? मतलब व्हाट वाज द बोन ऑफ कंटेंशन? नहीं साहब, अनफॉर्चुनेटली जो लड़कियां इन्होंने बिल्कुल निकाल दी हैं, वो लड़कियों का मामला बिल्कुल था। क्योंकि मैं इस बात को, मैं देखिए कोई भी बात मैंने पब्लिक फोरम पे आके ना एविडेंस के बगैर नहीं की है। जिस तरह एक लड़की थी जिसका मैं नाम लूँ तो नोटिस आ जाते हैं, अगर ना लूँ तो वो क्लैरिटी नहीं आती है। एनीवेज एक जो लड़की थी, उसको कैसे पता, वो कैसे बता सकती है कि मुस्तफ़ा इज़ डेड? 14 तारीख को वो मैसेज करके बता रही है कि मुस्तफ़ा इज़ डेड। ऐसे कैसे उसको, दुनिया को नहीं पता चला? कराची पूरा ढूंढ रहा था, पुलिस सब ढूंढ रही थी, उसके फैमिली फ्रेंड्स सब ढूंढ रहे थे, लेकिन उस लड़की को इस चीज़ की इत्तला थी कि मुस्तफ़ा इज़ डेड। आप इससे क्या आप हिसाब लगाएंगे? यही हिसाब लगाएंगे ना कि वो अरमगान के राब्ते में थी, या उसकी वजह से हुआ, या उसको पता था कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो मैं ये सब चीज़ें सोच सोच के परेशान होती हूँ। फिर दूसरी लड़की है जो जुमा है, जिसको कहानी से ही मतलब जिसका खून भी वहाँ पे मिला, उनके वालिद साहब को मैं राब्ता करती हूँ कि जी आपकी बच्ची की एक स्टोरी है जिसकी वजह से सपोजिटली मेरे बच्चे का ने कोई इमोजी भेजा है और आप उसको मुझे मिलाएं। ना पुलिस उसको आगे ला रही है, ना आप मुझे मिला रहे हैं, तो कैसे वजह पता चलेगी? यहाँ वो वजह है ही नहीं, यहाँ ये फैब्रिकेटेड एक स्टोरी, वो भी लड़का भी चला बोले जा रहा है। मैं क्योंकि अगर आप वीट की बात करते हैं ना, मैं इस चीज़ को जस्टिफाई प्लीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हर कोई समझता है कि शायद मैं प्रमोट कर रही हूँ उस बात को। वीट का नशा ऐसा नशा नहीं है कि कोई किसी को उससे एक इंसान पागल हो जाए। हाँ, उसके साथ वो कोई 4-6 नशे और कर रहा हो तो हाँ, अरमगान अगर वो नशों में होगा, लेकिन वीट का नशा मेरा ख्याल से बहुत माइनर, बहुत माइल्ड होता है, जिससे कोई ऐसे हाइपर नहीं हो जाता या पागल नहीं हो जाता। ये एक मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रही हूँ। मैंने भी ये इसको पढ़ने के बाद ही ये जो इतने सारे कि इसका रिएक्शन ऐसा क्यों था, वॉज इट this because of this weed or was it something else? तो weed itself doesn't make you this high until unless वो बहुत मल्टीपल नशों पे हो। तो लड़कियां वजह बिल्कुल हैं, इनकी आपस का झगड़ा, कोई बहसबाजी, कोई लागतबाजी उर्दू में जिसको कहते हैं वर्ड, मुझे शायद लगता है ये सही रहेगा, वो हो सकती है। और देखिए उस आदमी में एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तो था। वो कहता था अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं सब पे हावी हूँ। आपको पता है न्यू ईयर पे कि मैंने जो है पूछवाया कि वहाँ पे कौन कौन लोग थे, वो सारे लोग थे जो मुफ्त में मुफ्ता
तोड़ने वाले लड़के, मुफ्ता तोड़ने वाली लड़कियाँ जो उसकी वाह वाह करते थे, जो उसको पसंद था, उसको ऐसे ही लोग पसंद थे। और मुस्तफ़ा के मैं वॉइस नोट से आपको बताऊंगी, जैसे वो मुस्तफ़ा वो बात बोलते हैं कि जी मैं काले की तरफ जा रहा हूँ, या इस तरह की चीज़ें वो बोलता होगा, जिससे वो उसमें वो ही स्टार्टेड हेटिंग मुस्तफ़ा। तो मल्टीपल रीजंस, जिसमें से कोई भी रीज़न जस्टिफाइड नहीं है अभी तक। वजिया साहिबा, क्या आप जुमा को जानती थी पहले से? और मुस्तफ़ा और जुमा, इनका आपस में क्या दोस्ती थी? कब से एक दूसरे को जानते थे? क्योंकि इनकी प्रॉपर बात हुई है एक नहीं दूसरे पता से। चल रही। लेट मी गेट दिस वेरी क्लियर टू यू। मैंने मुस्तफ़ा के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे पूछा आप लोगों ने जुमा देखी है? उन्होंने कहा हमने जुमा नहीं देखी है। मैंने कहा जुमा लड़की का, मुस्तफ़ा की सिम मेरे पास है, उसमें जुमा नाम का नंबर भी नहीं है। उनके वालिद का भी नंबर जो मैंने लिया, जो पुलिस स्टेशन से मैंने जुमा के नंबर्स लिए, वो मैंने फीड की, वो भी नंबर नहीं है। तो सपोजिटली जुमा का नंबर उसके फ़ोन में है ही नहीं। दोस्त भी यही कहते हैं कि जुमा हमने भी नहीं सुनी है। तो ये बात है ही, मुझे मेरे लिए ये, अब वो लड़की मेरे सामने आए तो मैं 4 सवाल उसको करूं और पूछूं, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा उससे सवाल करके क्लियर करूं कि किस तरह से मुस्तफ़ा का उसका राब्ता किस तरह से बना है, या है भी कि नहीं राब्ता है। और ये एक बनी बनाई उसकी एक स्टोरी है कि वो एक एलिबाई, एक वो बना रहा है कि जी मुझे भेजा, कोई इमोजी भेजा। मतलब इमोजी इज़ नॉट, इट कांट बी द रीज़न। आई एम सॉरी, इमोजी कांट बी द रीज़न। एक आदमी जो एक इमोजी नहीं हैंडल कर सकता, वो क्या शख्स है, वो किस माइंडसेट का आदमी है। कभी मुस्तफ़ा ने आपसे घर में आके तस्करा किया अरमगान के बारे में? और कभी आपको ये पता हो कि फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का जो अजीज़ है, और कभी मुस्तफ़ा ने उसको फैमिली फ्रेंड कहा हो? नहीं नहीं, ऐसा मेरे से मुस्तफ़ा ने अरमगान का कभी नाम हमारे घर में नहीं लिया। देखिए हमारे घर में जो मुस्तफ़ा के क्लोज़ अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिलीज़ के, उन सब के नंबर्स मेरे पास हैं। वो मेरे घर में रूटीन में आते हैं, वो आज तक मेरे घर आते हैं। अरमगान मेरे घर में अगर नहीं आया तो आप इससे हिसाब, मुझे इससे बहुत क्लियर हो गया कि एक तो वो अच्छा लड़का नहीं था, इसलिए घर नहीं आया। दूसरा, वो मुस्तफ़ा का कोई दोस्त एज इन दोस्त नहीं था। जान पहचान, देखिए जान पहचान के हर आदमी घर नहीं आता है, सिर्फ क्लोज दोस्त ही घरों में आते हैं। मुस्तफ़ा अलग नहीं रहता था, मुस्तफ़ा एक जॉइंट फैमिली में रहता था जहाँ पे हम सब होते हैं। और हमारे घर में एक इस चीज़ की थोड़ी सी ममानियत है, इस रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ अच्छे और घरेलू वाले लड़के ला सकते हो, जो अच्छे दोस्त हैं, क्लोज दोस्त हैं। और जितने मुस्तफ़ा के दोस्तों का मैं जानती थी, वो सब अच्छे बच्चे थे। ये मैं कभी इसको नहीं जानती थी। अच्छा, एक बात और बताएं कि घर में मुस्तफ़ा जो है वो कैसा था? मतलब फ्रेंडली था आपके साथ, बैठना उठना भाई के साथ, वालिद के साथ? और घर में कभी सिगरेट पीता था वो? नहीं जी, अगर मुस्तफ़ा सिगरेट पीता भी था तो यहाँ तो वो बाथरूम में जाके छुप के पीता था, या घर से बाहर निकल के पीता था। मैंने उसके हाथ में कभी देखा नहीं है, इसलिए मैं ये बात बोलूँगी नहीं। दूसरा, मुस्तफ़ा, देखिए मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं और वो बहुत क्लोज़ हैं, बहुत क्लोज़ है। हम लोग के फैमिली ट्रिप्स भी इकट्ठे ही होते थे। मुस्तफ़ा हैज़ ऑलवेज बिन वेरी क्लोज टू एवरी मेम्बर ऑफ द फैमिली। हमारे घर में मतलब लाइक कि कोई इस तरह का माहौल नहीं है कि हर कोई अपने अपने कोनों में लगा हुआ है और हम लोग को पता नहीं है। एक जिस तरह नॉर्मल फैमिली का माहौल होता है, उससे मैं आपको एग्जांपल दे दूँगी कि जी उसी तरह उठना बैठना, रमज़ान में अफ्तारी सहरी साथ करना, फैमिली डिनर्स में जाना, मतलब द वे इट शुड बी विद द नॉर्मल फैमिली, एग्जैक्टली वैसा ही वो बच्चा था, कोई कटा हुआ नहीं था। अच्छा, अरमगान ने अपने इतराफ़ी बयान में कहा कि वो मुस्तफ़ा को 4 और 5 तारीख को ढूंढता रहा और वो कहता था कि मैं मुस्तफ़ा को छोड़ूंगा नहीं। तो क्या मुस्तफ़ा के फ़ोन पे कॉल्स भी आई? मुस्तफ़ा को आइडिया था अरमगान उसको हंट कर रहा है और मुस्तफ़ा किसी ख़तरे में है? मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा को ये आइडिया नहीं था, क्योंकि जब मुस्तफ़ा निकला है ना, मुस्तफ़ा स्माइल करता हुआ निकला है और वो नाइट सूट के पजामे में निकला है, मतलब और किसी को बता के नहीं निकला, जिससे मैं थोड़ा अंदाज़ा ही लगा सकती हूँ। देखिए अब हम सब अंदाज़े लगा सकते हैं, हम श्योरिटी के साथ कोई बात नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगा कि मुस्तफ़ा को इस चीज़ का कोई आइडिया था। लेकिन अगर वो कहता है कि वो मुस्तफ़ा का इतना दोस्त था, जिस तरह से पूरा मीडिया पे चल रहा है कि वो मुस्तफ़ा का दोस्त था, तो वो इतना क्यों ढूंढ रहा था? वो घर आ जाता, घर का दरवाज़ा तो पता ही होगा, मुस्तफ़ा का तो घर नहीं बदला है ना, मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ जाता, जो सवाल करना था आके सवाल कर लेता।
इतना वो कह रहा है कि जी मैं सुबह से ढूंढ रहा था, और मैं जिस तरह से मैं अंदाजे लगाती हूँ स्क्रीनशॉट्स वगैरह से कि जी वो मुस्तफ़ा को कॉल्स कर रहा था और मुस्तफ़ा नहीं सुन रहा था। देखिए मुस्तफ़ा के लिए वो कोई ख़ास आदमी नहीं था जिसका वो फ़ोन ना सुने। अगर मुस्तफ़ा का कोई अच्छा दोस्त या क्लोज़ फ्रेंड या हो उनसे अगर मैं पूछती हूँ कि मुस्तफ़ा क्या अवॉइड करता था, वो कहते नहीं, अगर हमें कॉल नहीं अटेंड कर सकता था तो एटलीस्ट वो टेक्स्ट रिप्लाई करता था। व्हाट वी हैव दिस कि मुस्तफ़ा वॉज ट्रैप्ड एंड लर्ड टू हिज होम। वो उसने कहकर बुलाया, क्योंकि व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं ना वो लास्ट 3 मंथ्स की रिकवर नहीं हुई। अगर वो हो जाती ना ये सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती। मैडम वजिया, एक बात देखें, बात यह है कि हम चाहते हैं कि जो बात आज तक सामने नहीं आई और जो मुख्तलिफ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं, मुख्तलिफ वीलॉगर्स कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, हम उसको क्लियर करना चाहते हैं। आप एक बात बताएं कि कभी आपको ये महसूस हुआ कि मुस्तफ़ा के पास उसके ज़राए आमदन से ज़्यादा पैसे आए? कभी ये आपको पता लगा हो कि मुस्तफ़ा जो है वो अरमगान के कॉल सेंटर में या बाद में जो अदरवाइज़ कारोबार हिडन करता था उनमें वो शामिल रहा, या कभी आपको ये महसूस हुआ हो कि मुस्तफ़ा इज़ जस्ट गेटिंग रिच, इस तरह का मामला हुआ? नहीं, मुस्तफ़ा देखिए वी आर वेल टू डू फैमिली। मुस्तफ़ा को प्रॉपर पॉकेट मनी मिलती थी। मुस्तफ़ा की गाड़ी का फ्यूल उसके फादर दिला के देते थे। मुस्तफ़ा को हाँ, उसका फ़ोन अगर वो नॉन पीटीए था तो उसके साथ नोकिया फ़ोन वो यूज़ करता था फॉर सिम, जिसका एक वो आप लोग ये बहुत बात बार बार आती है कि मुस्तफ़ा बग़ैर सिम का फ़ोन इसलिए यूज़ करता था कि वो ट्रेस ना हो सके। तो देखें जी, नोकिया फ़ोन जो है वो अरमगान के घर से ही निकला। तो ये बहुत क्लियर बात है कि मुस्तफ़ा के पास सिम वाला फ़ोन ही था, उसका CTR वगैरह सब है। तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा वॉज गेटिंग रिच, मुस्तफ़ा हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम एक डिसेंट लिविंग अफोर्ड कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कोई एक 2005 की पुरानी मार्क एक्स चला रहा था, कोई 0 मीटर निकली हुई ई-ट्रॉन नहीं चला रहा था। तो आप इससे अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं कि मुस्तफ़ा वॉज गेटिंग रिच? हाँ, उसने गाड़ी मेंटेन अपने जो बहुत अच्छी तरह रखी हुई थी, वो गाड़ी को बना के रखता था, वो उसका शौक़ था। उसको आप उसके ज़रिए आमदनी का मैं कहाँ से आपको ये आप जो बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई करती हूँ। whatever he was getting from the family। मुस्तफ़ा जब मिसिंग हुआ 7:55 के बाद उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, उसके बाद आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या था? और मुस्तफ़ा ने जाने से पहले अपने एक दोस्त को भी मैसेज किया था कि जिम से फ्री होकर आप आ जाना अरमगान के घर। उस दोस्त ने आपको कब इन्फॉर्म किया? देखिए, मैं मुस्तफ़ा के गुम होने के बाद हमारा लाइन ऑफ एक्शन तो टू बी ऑनेस्ट सारे थाने और हॉस्पिटल्स चेक करना था कि एक्सीडेंट होके गाड़ी कोई कुछ ना हो गया हो या कोई उसके साथ हादसा ना पेश आ गया हो। सारे दोस्तों को सबको, और इवन देखें व्हाट्सएप में क्या होता है, आप अगर किसी से बात करते हैं और इन लड़कों लड़कियों के बच्चों के आजकल मैसेजेस इतने आते हैं कि वो मैसेजेस नीचे चले जाते हैं। तो जब मैंने राफ़े को फ़ोन किया, मैसेज किया 12:30 बजे, तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी जब राफ़े से मेरी जब बात हुई उसने मुझे लेट बताया था। अरमगान के घर के जाने का उसने भी मैसेज, उसका वॉइस नोट नहीं सुना था क्योंकि ही वॉज हिमसेल्फ गोइंग टू द जिम। फिर उसको कहीं उसने मुझे बताया कि आंटी ये देखें स्क्रीनशॉट्स देखें, मुझे वलीमे पे जाना था, मुझे खोलने का टाइम ही नहीं मिला था बिकॉज उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी कि वॉइस नोट्स वो सुनता। एनीवेज, तो उसने मुझे बाद में बताया था, 1-2-4 दिन बाद में बताया था, तब मुझे ये स्क्रीनशॉट भी आ गया था। उस वक्त तो हम सिर्फ मुस्सा को ढूंढ रहे थे। पुलिस के पास गए 3 बजे रात को, वो एज़ यूजुअल उनका कोल्ड सा रिस्पॉन्स, कोई उनको फ़िक्र नहीं, उनका तो नहीं गुमा ना, उनको क्या है, वो बैठे हैं, आपको वो ख्वार करा रहे हैं, वो सिर्फ बार बार ये कह रहे हैं गाड़ी के साथ गया घूमने। आप यकीन करें, मैं 6 तारीख से लेके 12 तारीख को जो है वो शिराज पकड़ा गया है। 39 to 40 डेज़ मुस्तफ़ा को मैं और CPLC, मैं ये बात बार बार बोलती हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू CPLC जो मुझे अपॉइंट हुए थे। उन्होंने एक दिन नहीं उन्होंने सांस लिया कि मुस्तफ़ा को ना ढूंढने के लिए। तो वो मेरे साथ, मेरी कड़ी वही थी, मेरा सोर्स ऑफ रिसर्च भी वही था।
ये तो मेरी एफआईआर भी नहीं काट रहे थे। जब 7 तारीख को मैं गई थी एफआईआर कटाने, तो ये लोग तो एफआईआर भी नहीं काट रहे थे। वो भी सीपीएलसी के ही की एफर्ट से कि जी 24 घंटे हो गए मिसिंग है, एफआईआर कटना बनती है। तो उन्होंने फिर एफआईआर मेरी कट हुई थी। लेकिन जी पुलिस ने यहाँ मुस्तफ़ा का तो देखें 6 तारीख के ही 2-3 घंटों में ही उसने जो करना था वो कर लिया। वो एक कत्ल का एक दुख ना एक है, और ये पुलिस की नाअहली, इनकॉम्पिटेंसी, इनकी लापरवाही, इनका मतलब इनके लिए जो लफ्ज़ जितना भी बड़ा इस्तेमाल किया जाए ना, आई एम सॉरी, वो बहुत छोटा है। इन्होंने जितना हमें रुलाया है, मतलब बद्दुआ निकलती है जितना इन्होंने हमें तंग किया है, जिससे मैं कहती हूँ कि बहुत साफ जाहिर होता है कि या इनकी इनकॉम्पिटेंसी या इनकी सहूलतकारी। मतलब ये फिर सहूलत में थे। अगर मैंने जब अरमगान का और उस लड़की का और 1-2 नाम और लिए, उस लड़की के नोटिस किया और उसकी वालदा आके पुलिस स्टेशन में अपनी स्टेटमेंट देकर गई हैं, तो मुझे अरमगान का नोटिस नज़र नहीं आया। इन्होंने अरमगान का नोटिस कहीं शो नहीं किया कि हमने अरमगान को नोटिस दिया है। जो अब ये बात खुल के आ रही है कि उस लड़की की वालदा पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट का अरमगान का स्टेटमेंट कहाँ है? अरमगान को तो पहला कॉल मैंने 8 तारीख को किया था, उसको भेजा हुआ नोटिस कहाँ है? तो ये सहूलतकारी है, इनकॉम्पिटेंसी है, ये मैं फिगर आउट कैसे करूँ? अच्छा, आपको अरमगान का कैसे पता चला? आपने 8 तारीख को अगर अरमगान से रब्ता किया तो कोई तो लिंक होगा ना कि आपको शक पड़ा होगा कि अरमगान को कॉल करती हूँ, उससे पता चले कि मुस्तफ़ा किधर है। जी 8 तारीख को सुबह हमने सिम निकाल ली थी। सिम हमने फ़ोन में डाली, हमने उसके डिफरेंट ऐप्स को जो है रिकवर किया। तो उन ऐप्स में से मुझे पता चला, यही जो मैं आपको बता रही हूँ, कि 30 तारीख का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें मुस्तफ़ा को वो अरमगान बहुत बुरी गाली दे रहा है और उसको यही कह रहा है कि तुम्हारा प्रिंसिपल अप्रेजर बाप भी तुमको नहीं बचा सकेगा, ये वाला स्क्रीनशॉट। और फिर 5 तारीख के वो जो उसकी जो कॉल्स आ रही हैं और उसके दोस्तों ने भी बताया था कि अरमगान की हिस्ट्री रही है। अरमगान हैव अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग वायलेंस अराउंड, हरासिंग गर्ल्स एंड बॉयज़, थ्रेटनिंग एवरीवन। कई केसेस हैं उसके ऊपर, बंदा गायब करा देता है। उसकी हिस्ट्री ये सबको पता है सवाए पुलिस के। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि शिराज और हसन साहिर या दूसरे जो 2-3 नाम आए हैं सामने, उनसे मुस्तफ़ा के ताल्लुकात क्या थे? देखिए, शिराज तो मुलाजिम था अरमगान का, और जो अब पता चला है तो मुझे शिराज का भी नहीं पता था, और देखिए साहिर का भी मुझे नहीं पता था। साहिर का मुस्तफ़ा ने मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। साहिर मुस्तफ़ा का देखिए, मुस्तफ़ा के जो एज ग्रुप के दोस्त हैं वो तो उन्हीं को ही मैं जानती हूँ। जो उससे बड़ी उम्र के या इस अलग से जो 2 लड़के बाहर घूमते हैं या करते हैं, उनसे उसका ताल्लुक़ मुझे कभी पता नहीं चला, ना उसने मुझे बताया। ये बात में ही खुल के चीज़ें आई हैं सामने। जब आपने मुस्तफ़ा का फ़ोन रिकवर किया, उसमें से आप कह रही हैं कि व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं 3 महीने पहले की आपको मिली। अरमगान की चैट्स आपने पढ़ी? कोई ऐसी बात जो अरमगान की चैट्स नहीं निकली। देखें, अरमगान की चैट्स नहीं निकली। अरमगान इतना शातिर आदमी है। एक तो उसका डिसअपेयरिंग मोड ऑन था, जब मैं भी मुस्तफ़ा के फ़ोन से 8 तारीख का डिसअपेयरिंग मैंने अपने एंड से ऑफ़ किया था, और इंस्टाग्राम से भी उसने जो है वो लॉग आउट किया तो चैट चली गई, स्नैपचैट से भी इस तरह से। लेकिन जो मुस्तफ़ा के फ़ोन में स्क्रीनशॉट्स, तस्वीरें रिकवर, फ़ोटोज़ जो थी iCloud पे, फ़ोटोज़ गूगल फ़ोटोज़ पे थी, वो फ़ोटोज़ रह गई हैं। एक स्क्रीनशॉट आई विल शेयर इट विद यू लेटर, कि उसमें जो है वो उसको कह रहा है कि मर्द के बच्चे हो तो आके बैठ के बात करो, और वो मुस्तफ़ा कह रहा है कि मैं भला तुमसे क्यों मिलने आऊँगा। इस तरह की कॉन्वर्सेशन एक है। फिर भी वो एक गालियों वाली कॉन्वर्सेशन है। तो ये 8 तारीख को मेरा पहला फ़ोन रात में 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, पहला फ़ोन गया था। 4 फ़ोन मैंने और मतलब वो हु इज़ दिस, उसके कोई ठक ऐसे मैसेज आए, क्योंकि उसको शायद अंदाज़ा नहीं था कि मुस्तफ़ा की सिम रिकवर हो जाएगी, मुस्तफ़ा की सिम रिकवर होकर व्हाट्सएप ऑन हो जाएगा। मैं वो उसका पैनिक में बार फ़ोन करना, मैं नमाज इशा की पढ़ रही थी, उसका कोई उस टाइम पे कोई इतने फ़ोन बजे हैं। और इसी तरह से 24 तारीख को भी उसका जो लास्ट बात हुई वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन से बात हुई थी।
अच्छा, इस ड्यूरेशन में इसने 2 दफ़ा हमें मिसलीड भी किया। एक दफ़ा मुस्तफ़ा के दोस्त भागते हुए आए कि एक हमारा म्यूचुअल दोस्त है, लड़का है, वो आया है, वो कह रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ के पास मुस्तफ़ा कच्चे में है और उसके दांत वांत तोड़ दिए, उसको बहुत मारा है। हम उन लोगों के पास गए जिसका वो नाम ले रहा था, मैं सॉरी नाम नहीं ले सकती उनका। मैंने उनसे फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं वो तो हमारा दोस्त है और मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इसने वही 22-23 तारीख को मेरे हस्बैंड की किसी से बात करवाई, उसने एक नाम लिया, हम उनके घर गए, मेरे हस्बैंड उनसे उन फैमिली से मिलकर आए, उन्होंने क्लियर किया नहीं कि हमारे पास नहीं है। फिर जब 24 को इसके मेरे हस्बैंड के ही नंबर पे इसका लास्ट फ़ोन आया और फिर उस वक्त तक मैं मतलब मुझे कितनी सारी चीज़ें सामने थी और पुलिस का जो एटीट्यूड वो कोल्ड चल रहा था, वो बैठी हुई थी हाथ पे हाथ रख के। तो मैंने अरमगान को बहुत धमकियां दी, उसने आगे से बहुत बदतमीज़ी की और वो एंड नोट पे मैंने यही फ़ोन करके उसको रखा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर मुस्तफ़ा को तुमने कुछ किया है या मुस्तफ़ा तुम्हारे पास है, तुम्हारा उसमें कोई तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट है, तुम नहीं बचोगे। फिर उसके बाद रैंसम कॉल थी, उसके बाद फिर वो अरमगान की तरफ से हमारी खामोशी हो गई थी। लेकिन फिर उस ड्यूरेशन में मुस्तफ़ा की जो जैज़ डिवाइस थी उसका IPDR निकल आया था। उस IPDR में मुस्तफ़ा की लोकेशन लास्ट जो है वो अरमगान के घर की आ गई थी। तो वो वॉइस नोट और वो लोकेशन कोलैबोरेशन उसका एक वो हमें एविडेंस सॉलिड हो गया और उतनी देर में अरमगान भी कराची वापस आ गया था। क्योंकि जो रैंसम कॉल थी ना वो हम उस पर ना बिलीव नहीं कर रहे थे, बिकॉज वो बहुत रैंसम कॉल मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि उसके पास मुस्तफ़ा का एविडेंस ही नहीं था उसके होने ना होने का, तो वो मानना जो है बड़ा मुश्किल था। लेकिन बस उसमें और अरमगान के उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि US का नंबर था। हमारे अगवा करने वाले जो हैं वो US की सिम्स नहीं निकालते हैं, मुझे नहीं लगता है। सऊदीया के नंबर्स तो CPLC के पास रजिस्टर्ड थे, लेकिन ये US का नंबर जो है ना, हमें उससे थोड़ा सा और भी हुआ कि ये कोई हाईटेक ही है इसके पीछे, जो US का नंबर निकाल के इस तरह से हमें रैंसम कॉल, और जिसके पास हमारे बच्चे का सबूत भी नहीं है। एनीवेज अरमगान को शायद लगा होगा कि हमारा दिमाग जो है वो लग गया है रैंसम के पीछे ही। हमारी तरफ से खामोशी टूवर्ड्स अरमगान हो गई थी, क्योंकि एक तो नॉर्मल पुलिस में केस भी नहीं रहा था ना, और CIA के पास जो AVCC के पास था, तो अनिल हैदर तो हम लोग अपनी जान पहचान से शुरू से ही उनसे इन टच थे मुस्तफ़ा की, जब हम ढूंढ रहे थे। तो उसके बाद फिर अरमगान आपको सामने पकड़ा गया उन्हीं 2 चीज़ों, उस वॉइस नोट और उसकी मुस्तफ़ा की सपोजिटली लोकेशन के बाद ही अरमगान पकड़ा गया। तो दैट वाज द एंड ऑफ अरमगान। वजिया साहिबा, शहराज की गिरफ्तारी से पहले तक क्या आपके ज़हनो गुमान में था कि मुस्तफ़ा इस दुनिया में नहीं रहा? उस वक्त आपकी मेंटल स्टेट क्या थी? आप लोग क्या ढूंढ रहे थे, क्या कोशिश कर रहे थे? देखिए, उस वक्त मेंटल स्टेट हमारी, मैं सिर्फ ये मुझे पता था कि अरमगान पकड़ा गया, अब मुस्तफ़ा भी मिल जाएगा। जो जैसे वो अरमगान जो स्टोरियाँ भी दे रहा था ना, तो आप यकीन करें इवन मुस्तफ़ा का खून भी जब वहाँ से वो कोई ब्लड सैंपल भी जब लिया, वो खून का भी आया और DNA का भी था ना, हम नहीं मान रहे थे। तो ये तो शिराज ने आके सारी कहानी खोली। अरमगान तो इतना पक्का आदमी है, इतना शातिर आदमी है, वो जिस तरह की स्टोरीज़ और जिस तरह से हमें इन पुलिस वालों को भी वो कहानियाँ देख के कि बहुत इसने चीज़ें बोली हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फालतू बातें बोली हैं। और वो आप यकीन करो, जब वो ये सारी फालतू बातें बोल के भी इनडायरेक्टली वो ये कह रहा था कि मुस्तफ़ा को उसने मार दिया है और गोली मार दी है या खिला दिया है, जो भी शेरों को, जो नहीं आ रहा था वहमो गुमान, नहीं, हमारे रजिस्टर ही नहीं हो रही थी ये बात कि मुस्तफ़ा जो है वो को चला गया होगा, मुस्तफ़ा नहीं होगा। इवन जब कोर्ट में भी जब वो पेश हुआ था, उसकी वालदा को उसने कहा कि उसकी वालदा को भी नहीं पता था कि मुस्तफ़ा को उसने जो है वो, मतलब माँ बाप से भी वो झूठ ही बोल रहा था, शायद माँ से को सच उसने बोला ही नहीं। तो माँ जब उसकी मुझसे पूछ रही थी कि वो मुस्तफ़ा को क्यों अगवा करेगा, तो वो उनको वो मतलब वो भी अपने बच्चे के इस हरकत, लड़के के इस,
पता नहीं क्यों अंदाज़ा नहीं था, होना चाहिए उसकी इस हरकत का, उसकी एक वहशत का। एनीवे, लेकिन वो बहुत नॉर्मल था। वो एक पकड़े जाने के बाद भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज के सामने जो थे, वो जाकिर हुसैन के सामने, वो इतना नॉर्मल था कि मुझे वाकई लगा कि शायद वाकई मुस्तफ़ा ज़िंदा ही होगा जो इतना नॉर्मल है। और ना कोई कत्ल करने वाला इंसान इतना नॉर्मल, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हो नहीं सकते। कुछ तो उसकी शक्ल पे घबराहट या कोई कुछ तो होता, लेकिन वो बहुत नॉर्मल था। मैम वजिया, एक बात ये बताएं कि कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई सोशल डिजिटल मीडिया पे, कुछ मेन स्ट्रीम में भी कहा कि ये जो आप 30 तारीख का जिक्र कर रही हैं, ये 31st लास्ट नाइट ऑफ द ईयर जो है, उस पे मुस्तफ़ा कहाँ था और वहाँ जो कुछ हुआ अरमगान के घर में, उससे आपकी जो इल्म में कैसे आया, कैसे पता लगा? एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये सारे का सारा एक गैंग था और ये सारे हमनवा थे, और वो जो जब थोड़ी सी बात कहीं लीक हुई या किसी को नागवार गुजरी, तो उसके बाद ये जो है ना एक अजीब सा सान्या पेश आ गया। क्या ये दुरुस्त हैं दोनों बातें? लेकिन जी, जितना मुस्तफ़ा के केस में मिस रिपोर्टिंग को हमने फेस किया है, शायद ही किसी केस ने फेस किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो ये उनके वालिद साहब की का एक तरीक़ेकार था मुझे चुप कराने का, मुझे डराने का, कि हम मिस रिपोर्टिंग करेंगे और हम मुस्तफ़ा को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। नईम साहब, मैं मुस्तफ़ा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने मीडिया पे नहीं आई थी और मैंने तो शोर भी नहीं मचाया था। मैं तो अपनी खामोशी से कैंपेन कर रही थी जब मुस्तफ़ा को ढूंढ रही थी। ये तो इसने गोलियां चलाई तो ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बात निकली है। तो मुझे तो जो ये यूट्यूबर्स को ये और न्यूज़ चैनल्स को ये एक मवाद मिल गया कि जिनके शायद 14,000 फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुस्तफ़ा के बारे में कोई भी एक मसालेदार चीज़ को, एक उसका डिफेमेशन का सब कुछ करके 2.5 लाख फॉलोअर्स अब व्यूअरशिप बना लेंगे। तो आप इसको क्या एथिकल जर्नलिज्म कहेंगे? क्योंकि मुस्तफ़ा का को जिस तरह से 31 तारीख इतना शोर मचा, मुस्तफ़ा न्यू ईयर पे वहाँ था, न्यू ईयर पे झगड़ा हुआ, वो प्रूव हुआ कि मुस्तफ़ा वहाँ था ही नहीं, मुस्तफ़ा वहाँ गया ही नहीं। मुस्तफ़ा को बहुत बुलाया गया और मुस्तफ़ा वहाँ पहुँचा ही नहीं। वो और जहाँ था वो मुझे पता था, वो मुझे बताकर ही गया था। और मुस्तफ़ा एक टाइम से घर आ गया था, उसके बाद मुझे पता है कि वो पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ और घर पे, मतलब लाइक ये जो चीज़ थी ये डे 1 से जो 31st की। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ यूट्यूबर से भी, सारे डिजिटल मीडिया से भी, आप लोग कोई भी खबर चलाने से पहले ये सोच लें कि हम लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं और आप लोगों की ये सिर्फ व्यूअरशिप्स के पीछे और आप लोगों की उस पर आप लोगों ने गलत खबरें चलाई हैं। देखिए, ये जो बात का आ रही है कि मुस्तफ़ा मंशियात फ़रोश, देखें जी, अगर मंशियात फ़रोश वो अगर था इतना, तो वो क्यों अवॉइड कर रहा था अरमगान को? वो तो भागा क्यों नहीं गया हमेशा मुस्तफ़ा की फ़र्स्ट कॉल पे, उसके अरमगान की कॉल पे? तो अब वो फिर न्यू ईयर पे क्यों नहीं वहाँ थे इतना जो बुलाया था? अगर वो उसका कोई उसका ख़रीदो फ़रोख्त का वो मामला था, तो वो क्यों अरमगान को अवॉइड कर रहा था? और फिर ये जो एक बात, ये जो साहिर ने साहिर का इंटरव्यू उन्होंने चलाया कि जी, उससे एक बात मुझे ये, मुस्तफ़ा ने उससे जाके, मुस्तफ़ा और उसके दोस्तों ने, उस दिन 4 तारीख थी, शादी भी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, साहिर से कोई 1 ग्राम वीट ख़रीदा। अगर मुस्तफ़ा इतना बड़ा डीलर था, मुस्तफ़ा मंशियात फ़रोश था, तो वो 1 ग्राम जाके साहिर से क्यों ख़रीदेगा? मुस्तफ़ा की तो कोई अपना सप्लाई चेन नहीं होगा। ये बात मुझे नहीं क्लियर करनी है, मुझे नहीं जस्टिफाई करना है। मुझे ये मिक्स्ड और बिस रिपोर्टिंग को जस्टिफाई करने में यहाँ नहीं आई थी। मैं मुस्तफ़ा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने नहीं आई थी। मैं यहाँ पे हाईलाइट करने आई थी कि हमारी पुलिस कितनी नाअहल है और किस तरह मुजरिमों को ये फैसिलिटेट करती हैं। हमारा जुडिशरी सिस्टम कितना कमज़ोर है कि एक जज जो है वो अपनी ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले पुलिस वालों को गोलियां लगती हैं तो उस पर ही रिमांड नहीं देता है। उसके बाद आज भी आप देख लें, 15 दिन हो गए चालान एक उसमें कोर्ट में सबमिट हुए, दूसरे कोर्ट में उसकी फाइल पड़ी हुई है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं रही है।
तो मैं ये अभी तक जो मैं खड़ी हूँ, ये मीडिया से मैं जो हेल्प ले रही हूँ, वो सिर्फ इस सिस्टम को होने वाले, जिस पे हम सपोजिटली हम जिस मुल्क में इतना टैक्स पे कर रहे हैं, जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारे लिए हमें थोड़ा सा हमें भी फैसिलिटेट करेगी, वो नॉर्मल लोगों को फैसिलिटेट नहीं करती है। वो सिर्फ मुजरिमों को और पैसे को फैसिलिटेट करती है। तो मैं सिर्फ ये करने आई थी। मैं मुस्वा के लिए कोई जस्टिफिकेशन या कोई क्लैरिटी देने नहीं आई। अगर आप लोगों को मिस रिपोर्टिंग करनी है यूट्यूबर्स को या सारे चैनल्स को, आई डोंट केयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्लीज टेक नो ऑफेंस, बट आई रियली डोंट केयर। विजया साहिबा, जब आप पुलिस स्टेशन में गई, आपने एफआईआर कटवाने की कोशिश की, तो उस टाइम पुलिस का रिएक्शन क्या था? उस वक्त पुलिस भी विक्टिम ब्लेमिंग करती है। अफसोस की बात है कि नूर मुकद्दम का केस हो या मुस्तफ़ा आमिर का, विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा की गई है। मुस्तफ़ा का ड्रग्स के साथ लिंक जोड़ा गया है। पुलिस का क्या रिएक्शन था? ड्रग्स से लिंक कर रही थी मुस्तफ़ा को? बिल्कुल जी। असल में मुस्तफ़ा की जो एक जिसमें वो एक जो उसके पे एक एफआईआर जो थी, जो जनवरी में हुई थी, और वो मुस्तफ़ा पे एक एलिगेशन लगा था जो आज तक पूरे 1 साल में भी प्रूफ नहीं हुआ था। जो एक पार्सल मुस्तफ़ा रिसीव करने गया था, रिटर्न पार्सल था। लेट मी क्लियर इट टू यू कि मुस्तफ़ा के एक दोस्त ने कहीं पार्सल भेजा था, वो रिटर्न हो गया। उसने मुस्तफ़ा को कहा कि यार मेरा पार्सल रिटर्न हो गया, प्लीज़ जाके वो कलेक्ट कर लो। देखिए, अगर वो मुस्तफ़ा का भेजा हुआ पार्सल होता तो वो मुस्तफ़ा खुद कलेक्ट करने नहीं जाता। प्लीज़ ये एक आप लोग इतना, अगर मुस्तफ़ा जो है कारोबार कर रहा था, इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि वो खुद ही भेजा हुआ पार्सल कलेक्ट भी करने जाए। तो मुस्तफ़ा गाड़ी में वेट कर रहा था। उतने में जो है उन्होंने कहा जी आप वेट कर लें। उसने कहा मैं गाड़ी में वेट कर लेता हूँ। उसको तब भी कोई वो नहीं हुआ कि जी यहाँ पे मैं तो उसको था कि मैं तो एक पार्सल कलेक्ट करने आया हूँ, मैं पार्सल लूँगा और चला जाऊँगा। इतने में उसको डिटेन किया था, जिस पे उस पर एक एफआईआर हुई थी। बट वो एलिगेशन जो है वो उसी वक्त जो है सीसीटीवी से थ्रू जो है क्लियर हो गया था। बट एनीवेज, पुलिस ने उस चीज़ को ना अपने आप को कुछ ना करने के लिए ना एलिबाई बनाया। उन्होंने, अच्छा जब ये प्रूव हो गया, पुलिस को ये साबित हो गया कि इट्स नॉट अबाउट ड्रग्स, देन दे स्टार्टेड विद दिस कि मुस्तफ़ा जो है वो गाड़ी लेके गया है, तो वो आपका बच्चा तो घूमने चला गया है और गायब हो गया है, वो आ जाएगा। मतलब दिस इज वो सेल्फ हाइडिंग है। मुझे सेल्फ हाइडिंग इतना मैंने सुना कि मैं मुस्तफ़ा के दोस्तों से पूछना शुरू हो गई। मतलब मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है एक माँ के लिए। देखिए, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, उसको एक मेजर किस्म का ओसीडी है। वो डिफेंस में अगर किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाता है, वो रास्ते में घर आता है, उसका वॉशरूम यूज़ करता है और फिर जाता है, और आप उसको कह रहे हो कि वो सेल्फ हाइडिंग में चला गया। उसका सादा पे का ऐप जो है वो मेरे फ़ोन में टोटल उसमें 15,000 रुपये पड़े हैं। तो वो कोई निकलेगा तो घर से उसके पैसे तो लेकर जाएगा ना। उसके पास ना कोई पैसा है, वो गाड़ी में क्या कहाँ से पेट्रोल डलाएगा? मतलब वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। पुलिस का मैं मतलब जितना ये चीज़ असर रसूख इस्तेमाल करने के बावजूद भी मैंने ये फेस किया। हम उनके जाके ऑफिस में जाते थे, और आज हम, आप यकीन करो 15 दिन में कोई इन्होंने सीसीटीवी नहीं निकाला। जो सपोजिटली सर्विलेंस डीएचएम में लगी हुई है, कहीं से इन्होंने एक सीसीटीवी रिकवर करने में ये लोग कामयाब नहीं हुए। आप यकीन करो, अगर ये लोग कर लेते तो जिस तरह से मुस्तफ़ा की गाड़ी निकली है, घर से वो अगर गाड़ी निकली है, मैंने अपने घर गली की एक इनको सर्विलेंस दी, कितनी क्लियर वो गाड़ी नज़र आ रही है। तो क्या जो इन्होंने डीएचए में सर्विलेंस लगाए हुए हैं उसमें वो गाड़ी नज़र नहीं आती? क्योंकि सपोजिटली वो जिन उसके घर के निकलने के जो 2-3 रास्ते हैं, उन सब पे कैमरास हैं। उन सब कैमरास में से कहीं ना कहीं वो गाड़ी नज़र आ जाती। और 15 दिन में मुस्तफ़ा का पता चल जाता, जो 1.5 महीना हमने सफ़र किया और जो मेरा बच्चा वहाँ सफ़र करता है। तो पुलिस का तो आप प्लीज़ ये डिपार्टमेंट ख़त्म कर दें। इनको बोलें ये हेल्प के लिए नहीं है। आई एम टेलिंग दिस टू गवर्नमेंट, वो हमारी सहूलत के लिए नहीं है। मैडम, एक बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना मॉर्निंग सा हो गया है माहौल। आप ये बताएं कि घर में मुस्तफ़ा कैसा था, कैसा लिबास पसंद था, खाना कैसे पसंद था? आपसे उनके कॉर्डियल माहौल में गुफ्तगू होती थी और खुशबाश रहता था, खुश मिजाज था कि नहीं था? फिर ये बताएं कि उसके रूटीन क्या थी, उठता कितने बजे था, नमाज़ पढ़ता था नहीं पढ़ता था? फिर एक अहम बात ये है कि कभी डांट डपट की आप माँ बाप ने उसको? देखिए जी, मुस्तफ़ा जो है ना बहुत अच्छा था मेरे लिए एज अ सन। वो
मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो मुझसे इतना डरता था या उसको इतना ख्याल था कि अगर मैंने माँ बाप को रिप्लाई नहीं किया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में रिप्लाई नहीं किया तो मुझे घर में जाके मेरी शामत आएगी या मुझसे बहुत, तो आप इससे हिसाब लगा लें कि हाँ वो रिस्पॉन्ड करता था। देखिए मेरे घर में मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, तो उनसे मुझे और कितने कोई और तो था नहीं कि मैं कहूँ कि जी बहुत सारे बच्चे थे तो वो इग्नोर्ड था नहीं। ही वॉज वेरी लव्ड, ही वॉज ट्रूली लव्ड और बहुत हंसमुख था। उसकी वीडियोस आप लोगों ने सबने देखी है, फ्रेंडली था, मस्ती मजाक घूमना फिरना शुगल तफरी सब था, जो एक इस 23 साल के बच्चे में सर जो बातें होनी चाहिए वो सब थी उसमें। वजीहा साहिबा, 23 साल का मुस्तफ़ा था, लाइफ में उसके कोई ना कोई लव अफेक्शन होगी, क्या किसी से उसका रिलेशनशिप वगैरह था? क्योंकि आप लोग तो इफेक्ट हुए हैं, कोई और भी हो सकता है इफेक्ट हुआ हो। और शादी आप लोग कहाँ करना चाहते थे उसकी? आपने कोई ज़हन बनाया था अपना कि कैसे शादी करेंगे? मैं तो कहती हूँ बिल्कुल जहन इसी बच्ची के साथ ही बनाया था, क्योंकि मुस्तफ़ा का 4 साल से हम उस बच्ची को जानते थे। वो हमारे घर आती थी, उनकी वालदा भी 25 दिसंबर को मेरे घर में आई थी जब मुस्तफ़ा की उससे लड़ाई हुई थी, तो ये सॉर्ट आउट करने घर आई थी। लेकिन जो ये आखिरी कुछ उसके आने के बाद जो मुझे उसकी चीज़ें पता चल रही थी, जो मुस्तफ़ा ने मुझे खुद बताई थी, जब उसकी वालदा घर पे आई थी तो मुस्तफ़ा ने उनको मेरे सामने बोला था कि देखिए आंटी, ये जिससे मिल रहा है ना, इसका मेरे साथ नहीं है रिलेशनशिप, ठीक है, आई एम ओके विद इट, लेकिन ये जहाँ से मिल रहा है आपको वहाँ पे उसको मना करना चाहिए। उसके बाद फिर उनके जाने के बाद मैंने मुस्तफ़ा से पूछा था कि मुस्तफ़ा के व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ये क्या था? तो उसने कहा कि शी हैज़ गॉट इनटू अ वेरी रॉन्ग कंपनी, शी हैज़ स्टार्टेड यूजिंग सर्टेन थिंग्स दैट शी शुडंट बी यूजिंग, और आई एम डन विद हर, बट स्टिल आई केयर इनफ कि वो मैं उसको रोकूं कि वो गलत जगह पे जा रही है। तो हाँ, दिमाग बनाया था, लेकिन वो लड़की भी ठीक नहीं थी, फिर मुस्तफ़ा भी नहीं रहा। और मुस्तफ़ा के बाद उस लड़की से आपका राब्ता हुआ, उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ? देखिए, उस लड़की का राब्ता नहीं हुआ मेरे साथ। उसने ये मैसेज भी जो मुस्तफ़ा के साथ जो बताया, वो भी मुस्तफ़ा के बेस्ट फ्रेंड को भेजा था। उसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसने मुझे स्क्रीनशॉट किया था उस लड़की को। हाँ, मैंने ज़रूर मैसेज किया था, मुझे लगा था कि शायद उसका एक बड़ा भाई है उस लड़की का, तो क्योंकि मुस्तफ़ा का इसके साथ झगड़ा चला था और 25 तारीख को उसकी वालदा भी दिसंबर में मेरे घर आई थी, और ये सब कोई वो भी काफ़ी पैसे वाले, और उनके जो अंकल हैं सपोजिटली वो बात बात पे वो भी गोली चला देते होते हैं, मतलब लाइक बदमाश फैमिली वो भी थी। तो मैंने कहा कि शायद ऐसा हो कि उन्होंने कोई हरकत की हो मुस्तफ़ा के साथ। तो मैंने लड़की को बिल्कुल राब्ता किया था, उसकी वालदा को भी अलग से मैसेज किया था कि अगर मुस्तफ़ा के उसमें मुस्तफ़ा इज़ मिसिंग, तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। फिर वो लड़की भी इस्लामाबाद चली गई, और फिर उसके बाद जो है वो अरमगान साहब भी इस्लामाबाद चले गए। ये सब चीज़ें थी, उनसे बिल्कुल मैं राब्ते में इस तरह से थी कि मैंने 2-4 दफ़ा पूछा था कि मुस्तफ़ा का प्लीज़ कुछ पता है मुझे बता दो, जिस तरह मैं सब दोस्तों से थी। इसको मैंने ये ज़रूर कहा था कि तुम्हारा हाथ तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं मेरे भाई का कोई हाथ नहीं है। मुझे नहीं पता था, इतना अंदाज़ा था कि ये लड़की इस हद तक, ये तो बाद में पता चला कि ये किसी को कह रही है कि मुस्तफ़ा को उठवा दो, किसी एक आध लड़के है वो भी मिसिंग है, किसी को कुछ 2-3 लोगों ने आके, एक स्क्रीनशॉट भी है जिसमें वो कह रही है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसके साथ बुरा करवा के रहूँगी। तो उससे मैं काफ़ी श्योर हूँ ये जो स्टोरी ये लोग दे रहे हैं, ये स्टोरी वो नहीं है। ये स्टोरी, इसके पीछे जो है ना, ये मुझे लगता है कि ये लड़की ही है, बट मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि जुमा भी सामने नहीं है, ये लड़की भी सामने नहीं है। मैम एक बात ये बताएं कि आपने पुलिस पर जो है ना वो अदम ताउन का इल्ज़ाम आयद किया है, और पुलिस के जो मामलात थे वो आपने बताए हैं सारे हक़ाइक़ पर मबनी हैं। आप ये बताएं कि अब जब पुलिस ने नामुकम्मल, गैर हतमी और इस तरह का चालान जिसमें ख़ासे लैकूनाज भी हैं, और वो मुझे बताया था उन्होंने कि जी काफ़ी सारे जो है उन्होंने ठीक करवा के दोबारा पेश करवाए हैं,
अब आप ये बताएं कि चालान पेश होने के बाद आप क्या सोच रहे हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे कि जो ज़िम्मेदारान हैं मुस्तफ़ा को इस हस्ती से यहाँ से हटाने के ज़िम्मेदारान जो हैं वो सज़ाए मौत पा जाएंगे, तख्तादार पर चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? इस जो चालान मौजूदा है इसकी रोशनी में आपका ख्याल क्या है? क्योंकि आपने तो केस जिस तरह लड़ा है, आप तो मेरे ख्याल ज़्यादा मारूफ कानूनदान बन गई हैं उनसे। देखिए जी, उसमें एक तो उन्होंने जुमा नहीं डाली है, आप सही कह रहे हैं ये बात कि अभी तो शायद इंटरम चलाना है, तो हम उसमें हैं कि शायद इनमें कैपेसिटी इनकी इतनी है, इनका ये इतना ही करने के काबिल हैं। बिसाइड्स देखें जी, डीवीआरस जो गई हुई हैं, जो रिकवरी वीडियोस की होनी है, जो डेटा फॉरेंसिक से आना है, उसके बाद ही नहीं साहब, मुझे एक बात बताएं, ये सब होने के बावजूद अगर आप कहते हो वीक है, तो मुस्ता का खून तो वहीं से निकला ना, ठीक बात, उसी के ही घर के कार्पेट से निकला ना। और सपोजिटली एक आधी वीडियो है जो कोलैब करती है, फिर इनकी लोकेशन, मतलब कितना झुठला लेंगे केस को, ये कितना वीक कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? मतलब आंखों देखी चीज़ें तो नहीं इग्नोर कर सकते ना, जो एट टाइम ऑफ वो रिकवरी सामने फॉर्चुनेटली आ गई। फिर वो इतना मतलब लाइक कि वो जो आप लोग वो कह रहे हैं कि जी वो नशे में या वो हाई रहता है या वो पागल है या कुछ है, जो एलसीडी पे देख देख के कि जी पुलिस की गाड़ी यहाँ से आ रही है, पुलिस की गाड़ी यूँ खड़ी है, फिर भी वो गोलियाँ चला रहा है, उसका कॉन्फिडेंस है। तो मतलब लाइक कि इस चीज़ को कैसे झुटलाएंगे? मैं अगर कभी ये सब बातों पे आप ये तज्जियाकारों की इन वीडियोस सुनती हूँ और जैसा फिर मैं थोड़ा सोचती हूँ, तो कोई मजाक नहीं है ये बात। इतने सारी मतलब एविडेंस, हाँ सर्कमस्टांशियल ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है कि सर्कमस्टांशियल हैं। अगर एनी शाहिद होते तो वो तो बिक जाते हैं, अगर आई विटनेसेस होते तो उनको तो मैनिपुलेट करना आसान है। अब कार्पेट से निकले हुए खून की रिपोर्ट को, डीएनए को बदलना आसान नहीं है, जो ऑन रिकॉर्ड है, या उनकी लोकेशंस को आसान नहीं है बदलना। उसकी इस तरह की जो कोई आएंगे इंशाल्लाह, जो रिकॉर्ड वहाँ से इसका डीवीआर का आएगा, इंशाल्लाह आएगा, तो वो उसको किस तरह झुटलाएंगे, किस तरह से बचा लेंगे? वजिया साहिबा, अरमगान का इतराफ़ी वीडियो बयान आपने भी देखा, हम सब ने देखा। आपको लगता है कि उसमें वो सच कह रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? उसमें आपसे माफ़ी भी मांगी है अरमगान ने? माफ़ी देखिए, एक तो मुझे बताएं कि वो बयान या इंटरव्यू जो भी है, उसकी वो ऐसा लग रहा है कहानी सुना रहा है। वो पहले एक शिराज आया, उसने बैठ के ऐसी कहानी सुनाई, अब कि वो बेचारा मासूम, उसको जो जैसे गन पॉइंट पे रख के वो सारा काम हो रहा था, वो भी ऐसा नहीं है। फिर ये इसने बैठ के जैसे बहुत कहानी सुना रहा है, जैसे ना उसकी आंख में शर्म है, ना उसके मुंह पे कोई रिमोर्स है, ना कोई गिल्ट है, ना उसके जेस्चर्स में, वो काम बिल्कुल स्लो। तो जो वो कह रहा है, मैं एक बात बोलूँ, उसमें एक्सेप्ट ये कि मुस्तफ़ा के साथ करने वाले जुल्म के अलावा कोई बात मुझे नहीं सच्ची लग रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे रीज़न की क्लैरिटी चाहिए। मुझे पता है उसने मुस्तफ़ा के साथ क्या किया, ये सबको पता है, वो साबित भी हो गया हुआ है, वो उसे झुटला नहीं सकेगा। लेकिन मैं तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द रीज़न, ताकि दुनिया को भी पता चले भाई कौन कौन से रीज़न बन सकते हैं। आजकल कितने टॉक्सिक लोग हैं, मेरे जैसे पेरेंट्स को ये अवेयरनेस मिले कि आजकल हो क्या रहा है। जिस तरह ये लड़का अब ये बैठा हुआ था डिफेंस में, हमें सबको ही नहीं पता था। आपको पता है, दिस इज़ समथिंग वेरी शॉकिंग फॉर ऑल द पेरेंट्स। जो हम सारे जो मुस्तफ़ा के फ्रेंड्स और ये इनकी मदर्स वगैरह से सबसे जब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मतलब लाइक हाउ कुड दिस हैपन, ये यहाँ रह कैसे रह सकता है कि उसके घर के दोनों तरफ चौकियाँ भी बनी हुई हैं। उधर मतलब हम तो सपोजिटली डीएचए वाले, एक हम पिलर भी 2 इंच आगे निकल जाए तो वो आके खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा था और कोई कुछ उसको पूछने वाला नहीं था ये किस तरह से हो रहा था। इतना ही उसको, जो एक सोचने वाली, मैं बात अधूरी में इसका कंप्लीट इस तरह करूँगी कि वो उसमें इतना वो निडर कैसे था, उसको किस चीज़ की सहूलतकारी पे उसको इतना गुमान था कि मैं बच जाऊँगा। मुस्तफ़ा को भी मारने के बाद वो इतने दिन तक खामोश इतना छुपा रहा कि उसको ये कॉन्फिडेंस था और वापस आ गया कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। सहूलतकारी आई गेस, या उसको वो पता है कि जी ये तो पुलिस वाले तो किसी काबिल ही नहीं है। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये जो चालान इन्होंने सबमिट किया है,
क्या आप ये समझती हैं, इतनी आपको महारत इसमें हासिल तो होगी, आप इस प्रोसेस से गुजरी हैं और बच्चे के साने के बाद जितनी जद्दोजहद आपने की है, ये बताएं कि चालान में कोई पुलिस ने दानिस्ता कोई ऐसी कमज़ोरियाँ छोड़ी हैं जिससे मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचता हो? नो, डिलिबरेटली आई डोंट थिंक सो, एक्सेप्ट जुमा को उसमें ना शामिल करने के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ख़ास चीज़ें सामने नहीं आई हैं सवाए फ़ोन्स के CDRs के और इन चीज़ों के अलावा कोई चीज़ ऐसे सामने आई नहीं है। लेकिन हाँ, जुमा क्यों निकाल दिया ये मेरे लिए बहुत अजीब सी बात है कि वाई, मतलब जुमा क्यों नहीं शामिल है। जुमा की एक कहानी चल रही है, जुमा की एक पूरी स्टोरी, जुमा की एक सीन क्रिएट किया हुआ है जिसके पीछे मेरा बच्चा मर गया है और वो जुमा आ नहीं रही है। आपको पता है वो फिजिकली भी आके जो है अपना बयान नहीं देगी, वो उसने आना भी वीडियो लिंक में है। मतलब वो इतना क्यों अवेल कर रही है मतलब उसने मेरे उसके सपोजिटली उसकी की हुई हरकत पे मेरा बेटा कत्ल हुआ है। आपकी जुमा के फादर से बात हुई? उनके वालिद साहब कहते हैं मेरी बेटी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है कि वो मिल नहीं सकती है। मैं ठीक है, मैं देखें जी, नहीं मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती, मुझसे तो मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है उस बच्ची को कोई उसके बारे में बुरा नहीं बोला, हमेशा उसको विक्टिम ही समझा, क्योंकि बस तशद्दुद उस पर भी उतना ही हुआ जैसे मेरे मुस्तफ़ा पे हुआ। बस वो एक लाइन उसकी ज़िंदगी लिखी थी, उसकी ज़िंदगी नहीं लिखी थी, ये था। तो उस पर मुझे ये बहुत वो होता है कि कम से कम मुझे प्राइवेटली आके मेरे घर पे या मुझे कहीं बाहर उस बच्ची से उनका मिलाना बनता है, क्योंकि उसकी ही की हुई हरकत पे मेरा बेटा कत्ल हुआ है। वजिया एक और बात बता दें, 3-4 कंसेक्टिव केस सामने आए हैं, 2-3 इस्लामाबाद के हैं, 2-3 कराची के हैं। उनमें देख के उनके तमाम हालात को जानकर ये पता लगता है, महसूस ही होता है कि शायद वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों की तरबियत, निगहदाश्त, निगरानी प्रॉपर नहीं कर पा रहे। अब अरमगान के वालिदैन जो हैं उसकी सपोर्ट में उस वक्त तक रहे जब तक आप लोगों ने शातें कोलैबोरेट करके ये साबित नहीं कर दिया कि अरमगान मुलजिम है और मुजरिम है। बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपकी जानिब से, आपके हस्बैंड की जानिब से, या इवन अरमगान और शिराज और साहिर हसन, इनके वालिदैन जो है उनकी निगरानी में या उनके जो असल में जो रोल उनका होना चाहिए उससे वो रूगर्दानी कर रहे थे, तो बच्चे जो हैं इस नहज तक पहुंच गए? देखिए जी, जो विक्टिम्स वाले केसेस है ना, उनकी पेरेंटिंग का तो आप अलग हिसाब किताब रखिए ना। जो विक्टिम पेरेंट्स हैं उनके ब्रॉटअप में तो आपको यही नज़र आएगा कि उन्होंने जो है बुरे लोगों की पहचान नहीं दी। आई एम सॉरी, मैं यही बात बोलूँगी, हमने बुरे लोगों की पहचान नहीं दी अपने बच्चों को। अगर आप जो इस्लामाबाद वाला केस या जहाँ जहाँ विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, या हम पेरेंट्स इस चीज़ को का जो है वो टोल ले रहे हैं कि जी माँ बाप का ब्रॉटअप ऐसा, तो माँ बाप के ब्रॉटअप में तो सिर्फ मुझे यही नज़र आया कि मैंने उसको बताया ही नहीं कि भाई एक आदमी जो है ना इतना वहशी खूनखार भी हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान के अंदर छुपा हुआ जानवर भी हो सकता है। यही चीज़ आप इस्लामाबाद वाले नूर मुकद्दम वाले केस में भी देख लें। क्या उसके पे मतलब लाइक व्हाई डज इट हैज़ टू डू एनीथिंग विद द ब्रॉटअप? हमारे ब्रॉटअप को ही क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है? ये जो इनके ब्रॉटअप पे आप क्वेश्चन कीजिए ना कि ये माँ बाप कैसे अपने बच्चे पाल रहे हैं, ये किस तरह से निकल के आके इतने वहशी जानवर हो रहे हैं। जो विक्टिम पेरेंट्स हैं वो क्या समझाएं अपने बच्चों को कि बेटा अब मैं कहती हूँ भाई, अपने बच्चों को आप लोग वेपन देकर रखो, पता नहीं क्या हो रहा है, उनको लाइसेंस देकर रखो, अपने आप डिफेंस कर सकें। आप चाहते हैं मैं ये बात बोलूँ? आप मुझे ये बताएं, आप अगर विक्टिम वाले पेरेंट्स से ये सवाल करते हैं तो मेरा तो जवाब यही होगा कि हम क्या करें, हम अपने बच्चों को असला देना शुरू कर दें कि आप बेटा लाइसेंस असला रखो, कोई तुम पे ज़्यादा चढ़ के आए तो निकालो और गोली मार दो, या डंडा रखो तुम भी। आप बता दें, मुस्तफ़ा के पास ये 2-4 चीज़ें होती तो मुस्तफ़ा भी वहाँ लड़ लेता। उसने डंडा पकड़ा तो था, आगे से उसने फायर खोल दिया, नहीं लड़ सका। आप मुझे ये बताइए ना, विक्टिम पेरेंट्स किस चीज़ का क्या जवाब दें? ये जानवर जैसे इंसान हैं बाहर बैठे हुए, ठीक है, आप उनके माँ बाप से पूछे ना भाई तुम लोगों ने अपना बच्चे कैसे पाले कि वो ये बन गए? हमारे बच्चों ने क्या किया? हमारे बच्चे तो विक्टिम है। वजिया साहिबा, अरमगान का जो वीडियो एतराफ़ी बयान आया उसमें वो कहते हैं कि गुस्से के अंदर उससे ये फैसला हो गया। आपको क्या लगता है? आपने शराज का बयान भी देखा, आपने अरमगान का भी देखा,
ये प्री प्लान्ड मर्डर था या ये गुस्से के अंदर मौके के ऊपर ये हो गया? देखिए जी, प्री प्लान मर्डर मैं कहूँगी बिल्कुल था। अगर वो मुस्तफ़ा को ढूंढ रहा था तो उसने दिमाग तो बनाया ही हुआ था। मैं ये जो गुस्से वाली कहानी दे रहा है मैं नहीं मानती हूँ। वो 5 तारीख के भी उसके जो स्क्रीनशॉट है जिसमें वो बता रहा है कि जी मैं बताती आई हूँ कि उसने मुस्तफ़ा को बहुत ढूंढ रहा है। वो खुद मुँह से बोल रहा है कि मैं सुबह से मुस्तफ़ा को ढूंढ रहा था। भाई तो इतना ढूंढ रहा था और दोस्त था तो मुस्तफ़ा के घर आता, बात कर लेता। What was he doing? He was like, he was planning, he was building it inside himself कि वो आएगा और मैं ये करूँगा। तो it was pre-planned. It was pre-planned, evident है। ये झूठ बोल रहा है कि heat of moment पे हुआ, no। कामरान कुरैशी इस टाइम तो जेल में है, लेकिन जब वो बाहर थे उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या आपस में कोई सुलह करने के लिए या कोई आपको डराया धमकाया, कोई इस तरह के वाक़यात हुए कामरान कुरैशी से अरमगान की फैमिली की तरफ से? नहीं, डराया किसी ने अप्रोच नहीं किया। वैसे तो किसी ने मतलब लाइक अगर आप कहें जी ये जो उनके आप जिस तरह से आप सवाल कर रहे हो, हाँ एक दफ़ा इनकी वालदा की कोई सपोजिटली कज़न थी, वो एक्चुअली आई थी। वो उनसे मेरे हस्बैंड के उनके ब्रदर इन लॉ इस तरह दूर परे जैसे आप कहें कि ऑफिशियल टर्म्स और इस तरह क्विंटेंस में वो आई थी, कंडोलेंस करने सपोजिटली आई थी। वो आई कंडोलेंस करके, उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे से जैसे उनकी मदर की और इस तरह की सिचुएशन डिस्कस करने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि जी मतलब कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मैंने उनको बोली थी, तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती हूँ किसी की माँ के बारे में भी। लेकिन अदरवाइज़ किसी ने मुझे डायरेक्ट ऐसे कोई अप्रोच नहीं किया, ना थ्रेट किया कॉम्प्रोमाइज़ पर। अच्छा ये बताएं मैडम के 6 माह होने को हैं तकरीबन ना, आपका लख्त जिगर आपसे अलग हो गया। इस 6 माह में क्या हुआ आपके घर में? आपके हस्बैंड कैसे हैं? बहन भाई क्या फील कर रहे हैं? दोस्त अहबाब आते हैं कि नहीं आते? घरेलू माहौल कैसा है आपका? मैं इसको कोई बहुत ड्रामेटिकली नहीं कहूँगी, लेकिन सब ख़त्म हो गया। सब बहुत मतलब हमारे घर की खुशी चली गई है, सब ख़त्म हो गया। आप समझिए कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं ख़त्म हो गई, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, मेरा बेटा, मेरे क्लोज उसके जो ब्लड रिलेशंस हैं वो हम सब, हमारे लिए मुस्तफ़ा मतलब लाइक बस अब मैं इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। हम सब ख़त्म हो गए, हमारा घर ख़त्म हो गया। इसने हमारा इस अरमगान ने ना हमारी खुशी ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म कर दी, क्योंकि मुस्तफ़ा का कोई नेमल बदल नहीं, कोई खुशी कोई कुछ भी। मेरा बेटा बहुत छोटा वाला मुस्तफ़ा और मुझ बहुत क्लोज थे, हद से ज़्यादा कि वो बहुत डिस्टर्ब है, वो बहुत डिस्टर्ब है। उसको कई दफ़ा उसको बहुत पैनिक अटैक्स होते हैं। मैं कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि मैं ना रहूँ। या मुसा के फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, वो थे ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस सिंस 4 months। उनका दिल नहीं चाहता है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इस चीज़ को हमसे हैंडल ही नहीं हो रहा है। अगर मैं ये बात कहूँ भी ना कि चलो अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह के पास चली गई, तो फिर कत्ल की तो सज़ा अल्लाह में यहाँ नहीं लिखी है। तो बस इसने जो ज़ुल्म किया है उसके लिए तो हम लोग लड़ने के लिए बैठे हैं। शायद उसके बाद भी देखिए उसको सज़ा देने के बाद भी मेरा मुस्तफ़ा वापस नहीं आने वाला। कई दफ़ा मैं ये सब सिचुएशंस और ये सब की जो एक उसको जो फैसिलिटेट करने वाली चीज़ें हैं सामने आती हैं, तो मैं कहती हूँ कि छोड़ो ये सब, मुस्तफ़ा तो फिर भी वापस नहीं आना, अल्लाह पूछेगा इसको। फिर देन आई एम लाइक कि यार इतना रूटीन में ये सब पे टॉर्चर करता आया है, ये अच्छा आदमी नहीं है। आज मेरा घर बर्बाद हुआ है, जुमा के इतनी बर्बाद बच्ची हो गई, या बहुत सारे लेट हिस्ट्री में मुझे इसकी चीज़ें पता चली। तो आई वाज लाइक कि नहीं, वी कांट स्पेयर हिम, वी हैव टू फाइट। कोई और कितना दुख है, ये माँ बाप जिसका इस तरह से बच्चा औलाद जाती है ना, वो से वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि सडन डेथ नहीं थी, ही वॉज ब्रूटली किल्ड। वजिया साहिबा, आपको क्या लगता है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का फ्यूचर क्या होगा, और क्या दुनिया जान सकेगी कि मुस्तफ़ा की जान जाने की आखिर वजह क्या थी? मैं भी जानना चाहती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मैं जान लूँगी। मुझे
मुझे दे दे हाँ ये आदमी, मैं पूछ के बताती हूँ इनमें तपड़ नहीं है तो इनमें दम में नहीं है तो मुझे दे दे वो अरमकान, मैं पूछ के बताती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ क्या वजह थी। ये लोग तो नहीं जान सकेंगे, इनमें तो ये तो हाथ नहीं लगा सके, कहीं से भी वो ऐसा हशाश बशाश आता है, हशाश बशाश कोर्ट से जाता रहा है। मैंने एक मेडिकल कराने जब मैं अपना डीएनए का ब्लड देने गई थी, वहाँ एक चोर आया था, उसका मेडिकल हो रहा था, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सक रहा था। तो मैंने समझा कि अच्छा इतना ही मारते हैं तो शायद अरमगान को भी इतना मारेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने मुस्तफ़ा के साथ ऐसा किया क्यों। लेकिन उन्होंने तो अरमगान को कुछ किया ही नहीं। बट देखिए जो आदमी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, आई वुड से कि जिसको या सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो या जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जो क्योंकि ये एक लप्पू था, ये डिफेंस में जो मुझे पता चला, ये जो आज से 8 साल पहले ये एक लप्पू छोटा सा पेडलर ही था। तो देखिए पैसा इज्जत नहीं ले आता, इतने पैसा तो कमा लिया 2 नंबर से, लेकिन वो रिस्पेक्ट और वो कॉम्प्लेक्स अपना जो है उसको ओवरकम नहीं कर सका। हो सकता है ये वजह हो या बाकी जो वजह हम समझ रहे हैं वो वजह हो, शायद आगे जाके हमें पता चल जाए। मैम वजिया, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप ये बता दीजिए कि अरमगान कत्ल का जिम्मेदार है, शिराज है, सोसाइटी का डायलमा है, और कत्ल के बाद इंसाफ की फराहमी में जो इदारे रुकावट हैं, जो मामलात रुकावट हैं, कहाँ कहाँ बैरियर्स हैं, इसे कट शॉर्ट करते हुए ये बता दीजिए कि आप क्या समझती हैं कौन कौन जिम्मेदार है इस कत्ल का और इंसाफ की फराहमी में जो रुकावटें हैं उसका। नटशल बता दें। नटशल में जी यही है कि जी अरमगान का अपना माइंडसेट है। कातिल में कोई और चीज़ का ना कोई और फैक्टर नहीं होता, सिर्फ कातिल और उसकी सोच होती है। बट उसको हाँ ये सज़ा दिलाने में जो ये हमारे इर्द गिर्द के इदारे जो जितना वीक रोल प्ले कर सकते हैं, जितना उसको जो है वो एक बेबी ऑफ द कोर्ट आप कह सकते हैं कि वो तो अक्यूज्ड अभी तक कहला रहा है, वो तो कातिल नहीं कहला रहा है। तो इट्स आवर वीक लॉ एंड ऑर्डर एंड आवर जुडिशरी सिस्टम, आई वुड से नथिंग एल्स, जो इनको बढ़ावा देती है इनके ऐसा करने पे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में आज के दिन तक बहुत मिस रिपोर्टिंग हुई है, इसलिए आज हमने वजिया आमिर को बुलाया है ताकि हम असल हक़ाइक़ जान सकें। हम एक कैंपेन भी स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि हम मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ दिलवा सकें। आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखें जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा आमिर।